अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों 1857 की इनकलाब अंगेज़ बगावत को पूरी तरह समझने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क का एक सरसरी सा नक्शा, सियासी सूरत-ए-हाल और वाक़यात भी ज़हन में रखे जाएं ताकि मुल्क पर अंग्रेज़ी तसल्लुत की गमनाक दास्तान ज़हन नशीन हो सके। अंग्रेज़ गवर्नर जनरल जो इस बदनसीब सरजमीन पर अपने सब्ज़ कदम लेकर आए, उनमें एक दूसरे से ज़्यादा गासिब, जाबिर और गारतगिर्द साबित हुआ, लेकिन फिर भी ये कहना बेजा नहीं कि क्लाइव के बाद आने वाले वार्न हेस्टिंग्स को हम चोटी के सफाकों में शुमार कर सकते हैं। जब हेस्टिंग्स लंदन पहुंचा तो चंद शरीफ मिजाज अंग्रेज़ उसके मुखालिफ थे और उन्होंने इंसानियत और इंसाफ के नाम पर उसके खिलाफ मुकदमा लड़ा। उसके मुखालिफिन में इंग्लिस्तान का मशहूर जादू बयान मुकर्रर एडमंड बर्ग सबसे आगे था, जो एक अरसे से हिंदुस्तानी सियासत का मुतालिया कर रहा था और इसी वजह से हेस्टिंग्स का सबसे ज़्यादा मुखालिफ था, बल्कि उसकी मुखालिफत अनाथ तक पहुंच गई थी। चुनाचे उसने 4 दिन तक मुसलसल ऐवान आम में तकरीर की और हेस्टिंग्स के खिलाफ 22 संगीन इल्ज़ामात लगाए। अंग्रेज़ मौरिख मार्शमैन लिखता है, उन्होंने हेस्टिंग्स को सारिक, जालिम, गारतगर, फरेबी, जलसाज, ठग, बेईमानों का सरदार और दोज़ख का बिच्छू के अलकाब से याद किया, और फिर भी उन्हें ये अफसोस रहा कि उसके जराइम की पूरी तशरीह करने वाली से इस्लाहात अंग्रेज़ी ज़ुबान में नहीं मिलती। बेहतर है कि उस उहद के चंद वाक़यात बतौर मिसाल पेश कर दिए जाएं। हेस्टिंग्स का पहला कारनामा जंग रोहिला। दोस्तों किस्सा ये था कि नवाब ओध ने रोहिला सरदार से कुछ रुपया तलब किया जो उस पर वाजिब था, और पहली किस्त वसूल भी कर ली, लेकिन नवाब ओध चूँकि रोहिलों की दलेरी से खौफजदा था, इसलिए उसने 40 लाख रुपए के एवज़ अंग्रेज़ों की मदद के लिए गठजोड़ कर लिया। साथ ही 2 लाख रुपए माहवार फौजी अखराजात के लिए देना तय हुआ। अंधा क्या चाहे, 2 आँखें। हरीस और लालची अंग्रेज़ 40 लाख की तमा में बेकसूर रोहिलों पर टूट पड़ा। रोहिलों की शिकस्त के बाद उन पर जो हौलनाक मज़ालिम ढाए गए, उनकी मिसाल सफ़ाए तारीख में मिलना दुश्वार है। एक मौरिख के अंदाजे के मुताबिक 5 लाख इंसान बेघर हुए, ताहम अंग्रेज़ मौरिख ये तादाद 1 लाख से ज़ायद बताते हैं। उनके गांव जला दिए गए, बच्चे ज़िबह किए गए और औरतें बेइज्जत की गईं। बर्क ने अपनी तकरीर में कहा, हेस्टिंग्स ने 40 लाख के एवज़ जालिम नवाब ओध के हाथों एक कौम फ़रोख्त कर दी और ज़रख़ेज़ मैदान एक वसी वीराने में तब्दील हो गया। सफ़ाए हस्ती पर एक भी हसास और रास्तबाज इंसान ऐसा नहीं जो एहतराम व इंसाफ और इंसानियत व आश्ती के पेश नज़र हेस्टिंग्स के उस फ़ेल की मज़म्मत ना करे। मैं दोबारा इस अमर को साबित कर सकता हूँ कि ये वाक़या अपने अंदर बदतरीन भेद छुपाए हुए है। दोस्तों हेस्टिंग्स का दूसरा बड़ा कारनामा चेत सिंह राजा बनारस से मुतल्लिक है, जो कंपनी का बाजगुजार था और अपना खराज पाबंदी से अदा कर रहा था, मगर कंपनी की जेब को कारून का ख़जाना भी नहीं भर सकता था। फिर कंपनी चारों तरफ से जंगों में मसरूफ़ थी, कत्लो गारत का दौर था। चुनाचे हेस्टिंग्स ने राजा बनारस का गला दबाया और मज़ीद 5 लाख का मुतालबा किया। रुपया उस गरीब ने अदा किया, मगर मुतालबा हर साल बढ़ता ही गया। मजबूरन राजा ने अपनी माजूरी का आजिज़ाना इजहार किया तो उस जुर्म पर हेस्टिंग्स रुपया वसूल करने खुद बनारस पहुंचा। राजा ने रास्ते में ही आकर मुलाकात की, नाराज़गी दूर करने के लिए 25 लाख पेश किया, मगर अब मुतालबा 50 पर पहुंच गया था। राजा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आखिर कहां तक। राजा की रियाया ये बर्दाश्त न कर सकी और गोरे सिपाहियों और अफसरों को कत्ल करके फेंक दिया। हेस्टिंग्स बमुश्किल रात के वक्त खिड़की से कूदकर भागा। अवाम का जोश हद से बढ़ चुका था। कंपनी की फ़ौजें अमन कायम करने पहुंची और नए हथियारों से अवाम का जोश ठंडा कर दिया गया। ये सब कुछ रुपए की लालच में हुआ था, मगर लतफ़ ये कि जब ये सब कुछ हो चुका तो अंग्रेज़ अफसरों ने ख़जाने का रुपया गोरा फ़ौज में तकसीम कर दिया। अब ये गुस्सा कहाँ उतरे। नवाब वज़ीर मौजूद है, मगर उसका ख़जाना भी चील का घोंसला बना हुआ था। अलबत्ता बेगमात के पास ज़ेवरात वगैरह की शक्ल में रुपया था, लिहाजा हेस्टिंग्स के इशारे पर उनके तमाम मालो मता, जागीर व ज़ेवर छीन लिए गए। किस कसूर में। मार्शमैन लिखता है कि उस वक्त से 6 साल पहले उस ख़जाने पर बेगमात का हक़ कलकत्ता गवर्नमेंट की मोहर के ज़रिए तस्लीम किया जा चुका था और उस मोहर का एहतराम वाजिब था। फिर बेगमात पर जो जुल्म और ज़बरदस्तियाँ की गईं, कलम उनके बयान से आजिज़ है। चुनाचे बर्क ने अपनी तकरीर में कहा,
بیگمات کی جاگیروں اور خزانوں پر غیر منصفانہ قبضے نے نہ صرف ان کو جسمانی مصائب کا شکار بنایا بلکہ ان کی جنسیت پر بھی اثر انداز ہوا۔ ان ظالمانہ افعال کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود محل کے مکین انتہائی تنگ دستی اور اسرت کا شکار ہو گئے۔ ان بیگمات کو سپاہیوں کی سنگینی برداشت کرنا نہیں پڑی بلکہ اخلاقی طور پر بھی انہیں ذلیل کیا گیا۔ برقی کی تقریر کا ہر لفظ اس قابل ہے کہ نہ صرف غور سے پڑھا جائے بلکہ اس کی روانی اور وجد آور طرز بیان پر سر دھنا جائے۔ میں الزام لگاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ذاتی اغراض کے لیے نظام حکومت کو فنا کر دیا۔ میں الزام لگاتا ہوں کہ انہوں نے گنگا گوبند سنگھ سے رشوت لی۔ میں الزام لگاتا ہوں کہ انہوں نے فریب سے کام لے کر بیوہ عورتوں کی ملکیت کو خرد برد کیا۔ میں الزام لگاتا ہوں کہ انہوں نے بغیر کسی قانونی حق کے یتیموں کی جائیدادیں چھین لی اور یوں وہ براہ راست ایسے مظالم کا باعث ہوئے جو ضبط تحریر میں نہیں آ سکتے۔ میں الزام لگاتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو برباد کیا، کاشتکاروں کو تباہ کر دیا، ان کے مکانوں کو جلایا، ان کی فصلوں کو کرک کیا اور ان کو طرح طرح کے عذاب پہنچائے، ہندوستانی عورتوں کی توہین و تذلیل کی۔ میں ان کے خلاف شدید و سنگین جرائم کے ارتکاب کا الزام قائم کرتا ہوں۔ دوستو، امید ہے یہ قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔